प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय साथियों और प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूँ मैं एक समसामयिक मुद्दे को लेकर के, और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, और वो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता का मुद्दा। आप देख रहे हैं कि मानहानि के मामले में उन्हें 2 वर्ष की सज़ा दे दी गई थी लोअर कोर्ट द्वारा, और हाई कोर्ट तक उन्होंने अपील की, सज़ा को बरकरार रखा, और इस प्रकार उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लोकसभा की जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ष की अगर सज़ा होती है तो संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की क्लॉज 3 में दिया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में भी अपील की, वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, और अंततः फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी सजा पर और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। तो जानिए ये सारा मामला क्या था, कैसे था, कहां से क्या क्या, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप समझिए। और यहां पर हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। हम लोग यहाँ तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, और प्रीलिम्स और मेंस में इस विषय से संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक विवेचन आपके सामने किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानिए कि राहुल गांधी पर यह मामला बना कब था और वो मामला क्या था। तो आइए, राहुल गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे 13 अप्रैल 2019 को, और ये कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम के पीछे मोदी है, तो ये जितने भी चोर हैं उनके नाम के पीछे मोदी क्यों हैं, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने मोदी शब्द को जनरलाइज कर दिया, मोदी शब्द को जनरलाइज कर दिया, यानी मोदी समुदाय को जनरलाइज कर दिया, किससे? चोर से रिलेटेड। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के आपके बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी, जो मंत्री भी रहे थे, उन्होंने आईपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया राहुल गांधी के विरुद्ध। और यह आपराधिक मुकदमा क्या है? यह आपराधिक मुकदमा है आपके मानहानि का। तो अब यह समझिए कि मानहानि किसे कहते हैं, ये आईपीसी कौन कौन सी धाराएं जो इससे कनेक्टेड हैं, और यह कितने प्रकार की होती है, जरा अब इसको समझ लीजिए। यानी कि पूर्णेश मोदी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने आईपीसी की धारा 500 के तहत आपराधिक मुकदमा कायम कर दिया। उनकी चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी शब्द को, यानी मोदी समुदाय को चोरों से जोड़ने की वजह से, कि भाई हमारे पूरे समुदाय की मानहानि की है इन्होंने। तो आइए अब मानहानि के पहलू को समझिए कि मानहानि किसे कहेंगे। तो सबसे पहले मानहानि के मामले में आईपीसी 1860 का चैप्टर 21 कनेक्टेड है, और इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 499, धारा 500, धारा 501 और 502। यहां प्रमुख तौर पर 2 धाराओं का यूज किया गया है। 499 को हम लेंगे यहां, देखिए, यानी 499 और 500 आईपीसी 1860 की धारा है ये। अब इसमें मानहानि को देखिए, धारा 499 में तो मानहानि को परिभाषित किया गया है, और धारा 500 में आईपीसी 1860 की जो सेक्शन 500 है उसमें इसकी सजा का प्रावधान किया गया है। तो अब जानिए मानहानि क्या है। तो
तो मानहानि के बारे में क्या कहा है? आईपीसी की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है। अब जरा कानूनी भाषा तो बड़ी टिपिकल है, लेकिन उस कानूनी भाषा का सरल शब्दों में अर्थ यह निकल करके आता है कि जब कोई भी व्यक्ति कुछ बोलकर या कुछ लिखकर या दृश्य माध्यम से या आपके श्रव्य माध्यम से यानी ऑडियो और वीडियो किसी भी माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति की ख्याति पर लांछन लगाता है। लांछन का मतलब है कि ऐसी बात कहना जो कि सच नहीं है, राइट? लांछन लगाता है जिससे उसकी ख्याति की अपहानि होती है, यानी उसकी जो ख्याति है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसको सीधे सीधे नुकसान पहुंचता है। तो इसे क्या कहेंगे? मानहानि कहेंगे। यह परिभाषा दी गई है 499 में। अब यहां ध्यान से समझने की बात यह है कि हमारे यहां पर जो सिस्टम है वो मानहानि का, यानी मानहानि का मतलब क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति कुछ बोलकर, कुछ लिखकर या ऑडियो माध्यम से या वीडियो माध्यम से या संकेतों के माध्यम से जब किसी की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है, उसकी अपहानि करता है, तो यह मानहानि का मामला बनता है। और यह मानहानि हमारी भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है, राइट नो, उसमें आपकी दो प्रकार की मानहानि होती है। एक है आपराधिक मानहानि यानी क्रिमिनल डिफेमेशन, और दूसरी है सिविल मानहानि यानी कि आपके सिविल डिफेमेशन। अब ये आपराधिक मानहानि क्या होती है कि जब पीड़ित व्यक्ति, ध्यान से आप समझना, जब पीड़ित व्यक्ति जिसने उसकी मानहानि की है उसके मामले में वो सजा की मांग करता है, यानी वो ये कहता है कि भाई इसने अपराध किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए। तो जब अपराध की मांग की जाए यानी सजा की मांग की जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? आपकी आपराधिक मानहानि कहलाएगी। अब यहां ध्यान से समझने की बात यह है कि यहां सीआरपीसी की धारा 468 ये कहती है कि अगर मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने किसी की मानहानि की है तो उससे 3 वर्ष के अंदर, कितने? 3 वर्ष के अंदर आप आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। यह तो हो गया आपराधिक मामले में यानी आपराधिक मानहानि। अब आइए दूसरी बात है सिविल मानहानि। सिविल मानहानि में क्या है कि जब पीड़ित व्यक्ति संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की मांग करता है यानी जुर्माने की मांग करता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सिविल मानहानि कहलाएगी। अब राहुल गांधी के मामले में जो पूर्णेश विधायक हैं उन्होंने ये आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, किसके? आईपीसी की धारा 500 के तहत। अब ध्यान से आप समझिएगा, यानी धारा आईपीसी की धारा 499 तो मानहानि को परिभाषित करती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके लिए सजा का जो प्रावधान है वो आपके धारा 500 में है, राइट? अब यहां एक और बात समझने की है कि धारा 499 के तहत जब इसको परिभाषित किया है मानहानि को, तो इसके कुछ अपवाद भी दिए हुए हैं, यानी ऐसी बातें, यानी जो लांछन लगाती हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, वो अपराध नहीं मानी जाएंगी। तो किस अवस्था में अपराध नहीं मानी जाएंगी, इसका उल्लेख भी 499 में किया हुआ है। तो ध्यान से आप समझिएगा यहां पर कि आपराधिक मानहानि में आईपीसी की धारा 500 में अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, यानी 499 में परिभाषा दी गई है आपराधिक मानहानि की और 500 में उसके लिए सजा का प्रावधान है। राइट नाउ सेक्शन 500 में अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकती है, केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी जज चाहे तो सजा न देकर, अधिकतम 2 वर्ष की सजा, जज चाहे तो उस पर जुर्माना लगा करके छोड़ सकता है, और यह जज के मूड पर निर्भर करता है उस समय, यानी गुण और अवगुण को ध्यान में रखते हुए केस को, कि वो सजा भी सुना सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस मानहानि के मामले में अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 2 वर्ष की सजा हो सकती है, यह सेक्शन 500 कहता है। मानहानि से रिलेटेड ये बात समझ में आ गई आपको। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना है
कि धारा 499 में 10 अपवाद दिए हुए हैं, यानी 10 परिस्थिति ऐसी हैं जो मानहानि नहीं समझी जाएंगी। अब जरा समझिए मानहानि कैसे नहीं समझी जाएंगी, वो कौन सी परिस्थिति है। तो एक परिस्थिति उसमें यह दी हुई है कि लोक कल्याण में सच के आधार पर अगर आप किसी के व्यक्तित्व पर लांछन लगाते हैं तो यह मानहानि नहीं कहलाएगी। राइट नाउ किसमें? लोक कल्याण में। और सच के आधार पर अगर आप कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं तो धारा 499 कहती है कि यह आपका मानहानि नहीं होगा। दूसरा क्या बताया है कि जैसे पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे यू पीपल, आईएएस, आईपीएस, राइट नाउ, या कोई लोक पदाधिकारी कोई भी हो, तो लोक सेवकों के लोक आचरण पर, यानी जो लोक पद पर बैठा हुआ है और वहां बैठ करके वो अब जो आचरण कर रहा है उस पद की हैसियत के अनुसार, तो उस पर जो टीका टिप्पणी की जाएगी वो आपकी मानहानि का मामला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यह बात 499 में कह दी गई है कि भाई आप पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक आपके उस अफेयर को देखते हुए क्या कर सकती है? टीका टिप्पणी कर सकती है, और आप उसको लेकर के उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर नहीं कर सकते, क्योंकि यह पर्सनल मैटर नहीं है, वो आपका पब्लिक अफेयर का मैटर है। दूसरी वजह, दूसरा ग्राउंड यह है जो मानहानि का नहीं बनेगा। अब आइए तीसरी वजह क्या है, यानी तीसरा ग्राउंड क्या है जो मानहानि के दायरे में नहीं आता है। वो ये है कि लोक प्रश्न का कोई मामला है, लोक प्रश्न यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक, और उस मामले में आपने कोई टीका टिप्पणी की है और उस टीका टिप्पणी से अगर किसी की ख्याति को नुकसान पहुंचता है तो पहुंच जाए, आप पर मानहानि का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। यह 499 में ही लिखा हुआ है। आगे आइए, न्यायालय ने कार्रवाई की है और उस कार्रवाई पर को आधार बनाकर के आपने कोई टीका टिप्पणी की है, और उस टीका टिप्पणी की वजह से अगर किसी व्यक्ति को की ख्याति को हानि होती है तो आप पर मानहानि का मुकदमा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसके बारे में ऐसा कहा है। जब कोर्ट ने कहा है उसी आधार पर, यानी कोर्ट की कार्रवाइयों को आपने प्रकाशित कर दिया, तो प्रकाशित करने से अगर उसकी हानि हो रही है, किसी के व्यक्तित्व के ख्याति की हानि हो रही है तो हो जाए, वो मानहानि नहीं माना जाएगा 499 के तहत। आगे आइए, न्यायालय द्वारा जब केस की सुनवाई हो रही है, न्यायालय में केस की सुनवाई हो रही है और न्यायाधीश यहां पर जो गवाह है या उससे जुड़े हुए जो पक्षकार हैं, अगर उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं किसके? केस के गुण अवगुण के आधार पर, तो उनके विरुद्ध मानहानि का मामला नहीं बनेगा। भाई अक्सर करके भाई न्यायाधीश को तो ये राइट है, राइट, भाई केस के गुण अवगुण को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं? टीका टिप्पणी कर सकते हैं, राइट नाउ, इसलिए उनके विरुद्ध मानहानि का मामला नहीं बनेगा। यह 499 में लिखा हुआ है। अगला ग्राउंड क्या है कि जैसे लोक कृत्य है, जैसे किसी ने कोई पुस्तक लिख दी या किसी ने कोई नाटक बनाया या किसी ने कोई फिल्म बनाई, राइट नाउ, या कोई लोक काव्य की रचना की, तो यह क्या हुआ? आपका लोक कर्तव्य हुआ। इस तरह के विषय वस्तु पर अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं और उससे उसकी ख्याति को हानि होती है तो हो जाए, राइट, वो आपके, चूंकि आपने जब उसने जानबूझ करके ऐसी चीज लिखी है तो ये तो उसको पता है ना कि उसने वो लिखा है, और जब उसके लिखे हुए पर आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, राइट, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसने ऐसी फिल्म क्यों बनाई या उसने ऐसी किताब क्यों लिखी, राइट, उसी को आधार बनाकर के आपने टीका टिप्पणी की है, तो ये मानहानि के मामले में नहीं आएगा। ये मैं नहीं, ये कौन कह रहा है? आपका आईपीसी की धारा 499 कह रही है। ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि मानहानि किसे कहते हैं, राइट, ये कितने प्रकार की होती है, मानहानि के क्या अपवाद हैं, ये आप जान लीजिए। तो जिस तरह से प्रश्न आए उस तरह से आप वहां पर नोट डाउन कर देंगे। अगर आईपीसी की धाराएं आपको स्पष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस आधार पर आप लिख करके आ जाइए। प्रीलिम्स में 1 2 3 करके क्वेश्चन पूछे तो 1 2 3 करके आप जैसे जिस तरह से प्रश्न कर रहा है उस प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे। तो ये 10 ग्राउंड दिए हुए हैं जो मानहानि के दायरे में नहीं आते हैं। सेक्शन ध्यान दीजिएगा आईपीसी की धारा 499 के तहत ही। अब
ध्यान से आप समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। मानहानि को परिभाषित किया गया है किसमें, आईपीसी की धारा 499 में। मानहानि को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 499 कर दिया, राइट। इसी तरह से आगे बोल दिया गया कि मानहानि के कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि सीआरपीसी में दिए हुए हैं। मानहानि के कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि आईपीसी की धारा 499 में दिए हैं। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जिसमें 2 गलत हैं, 2 सही हैं। अब 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 3 या 4 सही है। इस तरह से आपसे प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में, तो वो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, टेकअप हो जाएगा। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं राइट नाउ। तो न्यायालय द्वारा केस के गुण अवगुण के आधार पर की गई टीका टिप्पणी पर मानहानि का मामला नहीं बनेगा। अच्छा, इनमें से भी पॉइंट दे सकता है कि वो कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पर मानहानि का मामला नहीं बनता है। इस तरह से भी प्रश्न कर देती है यूपीएससी, राइट। अब लोक कृत्य को लेकर के की गई टीका टिप्पणी मानहानि के दायरे में नहीं आएगी। 7वां ग्राउंड क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने प्राधिकार के अधीन व्यक्ति पर सद्भावना को ध्यान में रखते हुए, यहां यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सद्भावना के आधार पर टीका टिप्पणी करता है तो यह मानहानि का मामला नहीं बनेगा। जैसे एक शिक्षक अपने स्टूडेंट के बारे में, राइट, भाई शिक्षक का प्राधिकार होता है अपने स्टूडेंट पर, और क्या प्राधिकार होता है, उसको नर्चर करना, राइट, यानी उसके कल्याण के लिए उसके ज्ञान वर्धन करना, उसकी समस्याओं का समाधान करना। और अगर ऐसी स्थिति में वो सही रास्ते पर नहीं है तो सद्भावना को ध्यान में रखते हुए टीका टिप्पणी करते हैं तो यह मानहानि का मामला नहीं बनेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे माता पिता हैं, उनका अपनी संतान पर अधिकार होता है, अगर वो अपनी संतान के लिए उसकी सद्भावना के आधार पर टीका टिप्पणी करेंगे ना कि भाई इसका कल्याण हो, ये आगे विकास करे, राइट, इसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जब इस आधार पर वो टीका टिप्पणी होती है तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आती है। ये बात स्पष्ट कर दी गई है। आगे का क्या है, प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के सामने आरोप लगाना मानहानि नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से आप समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई यानी कोई मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिए जा रहे हैं और वहां आप अपनी कोई बात रखते हैं उनके सामने, राइट नाउ, तो चूंकि वो प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति है या कोई गजिस्ट्रेट अधिकारी है या इसी तरह की, तो वहां कहा जाता है ना कि भाई आप अपने विचार रखिए, आप डरिए मत, आप खुल करके बोलिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप बोलते हैं तो उसमें फिर मानहानि का मामला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति के सामने अपनी बात कही है, जो उससे कनेक्टेड है, उसके लिए अथॉरिटी रखता है। आगे आइए, अपने तथा अन्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए अगर आपने सद्भावना के दायरे में, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, सद्भावना होनी चाहिए, यानी आप अपने और दूसरों के हितों की बात करेंगे, लेकिन अगर वहां असद्भावना है तब नहीं, सद्भावना पूर्वक अगर कोई लांछन लगाते हैं तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। और लास्ट जो 10वीं परिस्थिति उसमें बताई है 499 में, वो ये है कि लोकहित और साथ ही उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना में किया गया टिप्पणी मानहानि नहीं कहलाएगी। यानी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी व्यक्ति पर सद्भावना के दायरे में अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आएगी। ये 10 ग्राउंड दिए हुए हैं जो मानहानि में अपवाद माने जाते हैं सेक्शन 499 के तहत आईपीसी। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके आधार पर आप अपना मत व्यक्त कर सकते हैं कि भाई जो राहुल गांधी हैं उन्होंने आपके कर्नाटक के कोलार में जो कहा था, क्या वो सद्भावना पूर्वक था, या यानी इन 10 ग्राउंड में वो आता है या नहीं आता है। आप भी अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सामने विवरण मैंने प्रस्तुत कर दिया है, विवेचना आपके सामने कर दी है। आप भी भावी प्रशासक हैं, राइट ना, आप भी अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। अब ध्यान से आप समझिए, ये तो हुआ मानहानि से संबंधित कि मानहानि किसे कहेंगे, 499 में परिभाषा, यानी जब किसी व्यक्ति की ख्याति को आप लांछन लगाते हैं, लांछन का मतलब है जो सच नहीं है, और कुछ बोल करके या कुछ लिख करके या ऑडियो माध्यम से या वीडियो माध्यम से या कुछ संकेतों के माध्यम से, तो यह मानहानि का मामला
बनता है और ये दो प्रकार की होती है, आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि। आपराधिक मानहानि में 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है सेक्शन 500 के तहत, और सिविल मामले में क्षतिपूर्ति की बात की जाती है। पॉइंट की क्लैरिटी है? ये तो हो गया मानहानि से रिलेटेड। अब जो मैंने अभी आपसे बात की थी श्री राहुल गांधी जी के बारे में, तो ध्यान से आप समझिए, मैं उन्होंने 13 अप्रैल 2019 को राइट नाउ कहां पर, यानी कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा। अब वो वीडियो क्लिप में यहां पर दिखाने वाला था, लेकिन चूंकि वो फिर अलग चीज है। आप लोग भावी प्रशासक हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं राइट नाउ, मुझे लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर उनकी वीडियो क्लिप आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर दी हुई है, आप उनकी वीडियो क्लिप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बोल रहे हैं राइट, उनका अंदाज क्या था। उन्होंने कहा कि भाई क्या वजह है कि नीरव मोदी और ललित मोदी, भाई इन पर यह आरोप है कि ये आपके पब्लिक फंड को, यानी सरकारी धन का इन्होंने क्या किया, दुरुपयोग किया, बैंकों से लोन लिया और फिर यहां से भाग भी गए, तो इस तरह की चीजें। तो उसमें फिर जोड़ दिया नरेंद्र मोदी भी राइट, कि भाई क्या बात है कि इन चोरों के पीछे मोदी शब्द जुड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब फिर वो यहीं नहीं रुके, थोड़ा और आगे बढ़ गए कि चोरों के पीछे ही मोदी शब्द क्यों लगा हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने आपके आईपीसी की धारा 500, देखिए परिभाषा दी है 499 में, लेकिन मुकदमा कब कायम होगा, आपराधिक मुकदमा सेक्शन 500 के तहत होगा। आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया राइट, और यह मुकदमा आपका चलता रहा ठीक। और क्या आरोप लगाया उन्होंने कहा कि राहुल ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है और यह आपराधिक मानहानि का मामला है। और आपराधिक मानहानि क्या है यह मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। 23 मार्च, अब यह 4 साल तक मुकदमा चलता रहा लोअर कोर्ट में, ठीक है ना, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो निचली अदालत है, सेशन कोर्ट में नहीं, निचली अदालत में। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, तो यह डीजे के यहां नहीं चलेगा, ध्यान दीजिएगा, यह लोअर कोर्ट में चलेगा। तो 23 मार्च 2023 को अधीनस्थ न्यायालय की जो निचली अदालत है उसने, जो सूरत का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2 वर्ष की सजा सुना दी। अब ध्यान से आप समझिए, मैक्सिमम सजा सुना दी। अब अगर इसमें 1 महीने भी कम की सजा होती तो सदस्यता संबंधी मुद्दा नहीं निकल करके आता राइट, लेकिन 2 वर्ष की सजा सुना दी, जो महत्तम सजा है वो सुना दी। अब जैसे ही यह सजा सुनाई तो तुरंत ओम बिरला जी ने नेक्स्ट डे, क्रोनोलॉजी को समझिएगा, कि 24 मार्च 2023 को जो वायनाड से उनकी सांसद चुन करके आए थे राहुल गांधी लोकसभा के, तो आपके ओम बिरला यानी लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा की सदस्यता के रद्द की घोषणा कर दी, यानी लोकसभा की सदस्यता उनकी रद्द हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई मानहानि के मामले में मुकदमा में सजा मिली उनको 2 वर्ष की, किस में, मानहानि के मामले में, तो उसमें भाई संसद से क्या लेना देना है, संसद की सदस्यता से क्या लेना देना है, तो संसद की सदस्यता से लेना देना है। अब जरा आइए, इसके लिए कानून फिर दूसरा है। दूसरा कानून क्या है? वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी जो कि आपके चुनाव वगैरह हैं और सदस्यता वगैरह हैं, इन सबको विनियमित करता है। यह संसदीय अधिनियम है जो 1951 में पारित हुआ, ठीक है ना। यह मूल अधिनियम है, इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है, पार्लियामेंट संशोधन करती है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 नोट कर लेना, पीटी का फैक्ट बनेगा ये आपके लिए। धारा 8C नोट कर लेना बेटा, धारा 8 का क्लॉज 3 में यह प्रोविजन दिया हुआ है कि यदि किसी सांसद या किसी विधायक को किसी भी केस में, आपराधिक मामले में कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाए या उससे अधिक की सजा हो जाए, तो संबंधित सदन में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो चूंकि राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दी गई थी, इसलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, यानी लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई। और यहां एक और नियम है इसी में, सेक्शन 8 में ही क्या कहा है कि 2 वर्ष की तो सजा
काटिए अब आप, और उसके बाद जब सजा आपकी खत्म हो जाएगी, सजा काट करके जब आप आ जाएंगे, तो फिर सजा खत्म होने के आगे 6 वर्ष तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 6 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, यानी 8 वर्ष के लिए राहुल गांधी राजनीति से क्या हो गए, बाहर हो गए। और 8 वर्ष राजनीति से बाहर होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, राजीव यानी आपके राहुल गांधी है उसका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाता है। यह बहुत बड़ा संकट राहुल गांधी के सामने आ गया, राइट। तो सबसे पहले तो उनकी सदस्यता रद्द हुई। अब जब सदस्यता रद्द हुई तो ये तो भाई निचले कोर्ट का न्यायालय का निर्णय है। तो राहुल गांधी की जैसी सदस्यता रद्द हुई तो उन्होंने फिर इसके लिए अपील की। कब? 20 अप्रैल 2023 को। ध्यान से आप समझिएगा, कितने को, ये डेट जरूर याद रखिएगा, करंट अफेयर का टॉपिक है ये। 20 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी ने सत्र न्यायालय में अपील की। भाई निचली अदालत में ये हुआ था तो ऊपरी अदालत में गए, अभी हाईकोर्ट नहीं गए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही ऊपरी अदालत में, यानी सत्र न्यायालय में अपील की सूरत की। और ध्यान से आप समझिएगा, राहुल गांधी ने अपील की, लेकिन जो आपका सत्र न्यायालय है उन्होंने न केवल उनकी अपील की याचिका को खारिज कर दिया बल्कि एक पॉइंट और जोड़ दिया उसमें। और क्या पॉइंट जोड़ा कि भाई राहुल गांधी, आप भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हो, मुखिया हो, आपका व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए, यानी आपको अपने व्यवहार में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी, यानी आपने अपने व्यवहार में सावधानी नहीं बरती। आप भारत की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी के क्या हैं, प्रमुख हैं। यह बात जोड़ते हुए उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब यह याचिका खारिज हुई कब आपके, यानी उन्होंने ये अप्रैल में याचिका खारिज हो गई उनकी। अब आगे की डेट क्या आती है, अब जरा उस पर आइए। राहुल गांधी ने ठीक 5 दिन बाद 25 अप्रैल 2023 को गुजरात के हाई कोर्ट में अपील की कि भाई मुझे जो ये सजा दी है इस सजा पर रोक लगा दी जाए और जो दोष सिद्धि है भाई इस पर रोक लगा दी जाए, राइट। और ये अधिकार तो है, तो अपील की गई हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में अपील की तो ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल को हाई कोर्ट में अपील हुई। कितना हाई प्रोफाइल मामला है, आप देखिए कितनी फास्ट स्पीड से मामला चल रहा है, राइट। एक आम आदमी के मामले में क्या इस तरह से स्पीड होती है, राइट। आप देखिए 7 जुलाई 2023, यानी आप देख रहे हैं 25 अप्रैल 2023 को अपील की गई, 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। और क्या कहा, यानी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया, दोष सिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया, और यह कहा कि भाई जो निचली अदालत ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो आपको सजा दी है वो सही दी है, यानी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अब आप देख रहे हैं, अब इसमें इसके बाद फिर पॉलिटिकल ग्राउंड बनते हैं कि जब हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से कहा गया, और फिर बाहर जाकर के भी इस तरह की बातें अखबारों में आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी हैं तो आप देख भी सकते हैं कि कहा कि भाई न्यायिक व्यवस्था क्या हो गई है, एकदम खत्म हो गई है, कोई न्याय व्याय नहीं है भारत के अंदर। इस तरह की कांग्रेस की ओर से क्या होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन वो हमारा यहाँ पर पर्पज नहीं है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, राइट नाउ। हम लोग तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। ये क्लास आपके लिए किसके लिए है, यानी यूपीएससी में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके एनलाइटमेंट के लिए, राइट नाउ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमारा डिस्कस करना उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या होता है, जब हाई कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो अब जायज सी बात है कि सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली 15 जुलाई 2023 को, यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील की, राइट। सिस्टम क्या है, इसको मैं कई बार आपको समझा भी चुका हूं। सिस्टम यह है कि यह हो गया आपका क्या, अधीनस्थ न्यायालय, इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में, और यहां से भी राहत नहीं मिलती है तो फिर आप कहां, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, राइट नाउ। यह प्रोविजन दिया हुआ है। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, पॉलिटिकल कैरियर ही चौपट होने वाला है, राइट।
तो जाहिर सी बात है कि भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 4 अगस्त 2023 को, अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले, राइट ना। 4 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय से राहुल गांधी को राहत मिल गई। और वो राहत क्या है कि जो उन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई थी उस पर रोक लगा दी, और जो उन्हें दोष सिद्ध किया गया था उस दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है, यानी स्टे, ध्यान दीजिएगा, क्या लगाया है, स्टे किया है, रोक लगाई है, राइट। रोक लगाने का मतलब राहत मिल गई। राहत मिलने का मतलब है कि इमीडिएट अब भाई उनकी संसद की सदस्यता बहाल की जाए, राइट। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अब राहुल गांधी की आगे की राह क्या है? क्या वो इस सजा से मुक्त हो गए? क्या वो इस केस से मुक्त हो गए हैं? क्या ये उनका स्थायी समाधान हो गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये स्थायी समाधान नहीं है, ये तात्कालिक राहत है। और ये तात्कालिक राहत क्या है, जरा अब इस पर आ जाइए। राहुल गांधी को तात्कालिक राहत तो मिल गई, लेकिन गुजरात के सत्र न्यायालय में अब इस मामले में पुनः सुनवाई जारी रहेगी। क्यों जारी रहेगी? अब जरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो पॉइंट हैं उनको नोट कीजिए। पॉइंट क्या है? उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने महत्तम सजा 2 वर्ष दी है, तो 2 वर्ष की सजा देने का कारण आपने स्पष्ट नहीं किया है। एक तो यह वजह बताई है, कारण क्यों नहीं बताया भाई आपने कि अधिकतम 2 वर्ष की सजा देने के पीछे, पहली बात। दूसरी बात उसमें क्या कही है कि आपने जब प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें राहुल गांधी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है भाई? यानी केवल इसका मतलब यह हुआ कि भाई वीडियो क्लिप है और सार्वजनिक है, तो उसी आधार पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती चली गई कि नो नीड, भाई एविडेंस है, अब उस एविडेंस को कैसे झुटलाया जा सकता है। लेकिन भाई प्रक्रिया का तो आपको अनुपालन करना पड़ेगा ना। तो उस प्रक्रिया में एक त्रुटि ये हुई है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राइट। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हुई, यहां पर उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से, चूंकि राहुल गांधी एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वायनाड के, तो न केवल उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, बल्कि वायनाड की जो जनता है जिन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा है, तो उनके अधिकार का भी क्या है, अतिक्रमण है। इसलिए इस पर अभी रोक लगाई जाती है, और उस रोक के बाद अब क्या होगा, सत्र न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी। अब सत्र न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी तो फैक्ट तो आपके सामने है ही, उन फैक्टों को तो झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोल्हापुर में सीधे सीधे वो संबोधित कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोसीजर में अगर कुछ त्रुटि हुई है, कुछ भूल हुई है, तो सत्र न्यायालय में वही बात रहेगी। तो आगे अब हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को मुक्ति मिल जाएगी या फिर यही प्रोसेस चलेगा, राइट। तो ये अब आगे की बात है, लेकिन अभी उन पर केस चलता रहेगा। केस कहां चलेगा उन पर? आपके सत्र न्यायालय में गुजरात में। ध्यान से आप समझिएगा पहली बात। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके पॉलिटिकल बात क्या होगी, चूंकि अब वो दोषी नहीं है, अभी केवल आरोपी हैं। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक दोषी नहीं मान सकते, इसलिए बहरहाल उनकी लोकसभा की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। अब उनके चुनाव लड़ने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, जब तक कि गुजरात सत्र न्यायालय का पुनः निर्णय नहीं आ जाता है। अगर उन्हें इस सुनवाई के दौरान अगर पुनः उनको सजा हो जाती है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, राइट। लेकिन अभी उनको तत्काल राहत मिल गई है। यह है आपकी वस्तुस्थिति। आशा करता हूं कि यह चीज आपको जरूर समझ में आई होगी कि अपडेट क्या है अब तक का, उस पर हमने आपसे विस्तार से चर्चा की है, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसमें पॉलिटिकल बातों को हमें ध्यान में नहीं रखना है कि बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, वो अलग सिनेरियो है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विवेचन करना था, वो हमने आपके सामने रख दिया है। आप भी अपना हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये विवेचन विश्लेषण आपको कैसा लगा, और आप भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इशू पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और इस नंबर पर आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको समयबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्ड किया जाएगा। आज इतना ही।
आपसे विदा लेते हैं। आप खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज विदा लेता हूं। जय हिंद।